हाँ बेटा, आज हम सेल को स्टार्ट करेंगे। सेल क्या है? सेल एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें हम पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का संचय कर सकते हैं। ऐसा उपकरण जिसके द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का संचय किया जाता है, सेल कहलाता है। बेटा, सेल से संबंधित 3 परिभाषाएं यहाँ जरूरी है और राजस्थान बोर्ड के पेपर में इन 3 परिभाषाओं में से एक परिभाषा सामान्यतः पूछी जाती है 1 नंबर के सवाल में। तो इन तीनों को थोड़ा सा नोट कर लेना और देख लेना रफ कॉपी में लिख करके। सेल क्या है? सबसे पहले सेल एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का संचय किया जाता है। हम देखते हैं सेल कहाँ काम में लिए जाते हैं, कैसे होते हैं। तो जो बैटरी होती है, ये सेल है। मोबाइल की बैटरी ले लें या घड़ी में जो सेल काम में लिए जाते हैं, रेडियो में सेल काम में लिए जाते हैं, ये भी क्या होते हैं? सेल होते हैं। इनमें सेलों की सामान्यतः जो बनावट होती है उसमें ये 2 प्रकार के होते हैं सेल। तो प्राथमिक और द्वितीयक अपन पढ़ चुके होते हैं। एक ऐसे द्वितीयक सेल की सामान्य बनावट या बाह्य स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिस पर एक पर प्लस का चिन्ह होता है, एक पर माइनस का चिन्ह होता है। और एक जो घड़ी वाला सेल आता है या रेडियो वाला सेल होता है, वो इस प्रकार का होता है। यहाँ एक कुंडी होती है इस मुंह पर, इधर ये प्लस होता है, इधर ये माइनस होता है। तो ये हो गया सेल। सेल में 3 परिभाषाएं मेनली सबसे पहले काम में ली जाती है। सबसे पहले आता है नंबर 1, विद्युत वाहक बल। क्या हो रहा है बेटा? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इसको EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो विद्युत वाहक बल क्या है? EMF क्या है? देखो, जब सेल से किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, उससे किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो कह सकता हूं, ये अपन ने सेल लिया, ये एक सेल लिया और सेल से किसी प्रकार की धारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। सेल से किसी प्रकार की धारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मार्केट गए, मार्केट से सेल खरीद करके लाए। अब ये चार्ज तो है, इसमें ऊर्जा तो संचित है, लेकिन क्या हम इसमें से किसी प्रकार की धारा प्राप्त कर रहे हैं? नहीं। जब तक हम एक परिपथ को कंप्लीट नहीं करेंगे, परिपथ को पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक यहां से किसी प्रकार की धारा प्राप्त नहीं होगी। तो जब तक यह परिपथ अपूर्ण है, यानी कि सेल से धारा प्राप्त नहीं की जा रही है, तो इस अवस्था में इसके विभव को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस अवस्था में विभव को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि जब सेल खुले परिपथ में हो, परिपथ में नहीं लगा हो, अर्थात उससे किसी प्रकार की धारा प्राप्त नहीं की जा रही हो, तो उसकी विभव को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। परिभाषा सीधी सी है, जब कोई भी सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात उससे विद्युत धारा प्राप्त नहीं की जा रही हो, तो उसके विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? उसके विद्युत वाहक बल को, सॉरी, जब कोई सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात उससे विद्युत धारा प्राप्त नहीं की जा रही हो, तो उसके विभव को विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसके विभव को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत वाहक बल। ठीक है। दूसरा मैं यही कह के चल रहा हूं, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। नाम से पता चल रहा है, आंतरिक मतलब अंदर है। आंतरिक का मतलब क्या है? अंदर है। और प्रतिरोध का मतलब तो जानते ही हैं, रुकावट या बाधा। धारा प्रवाह के समय विद्युत प्रतिरोध की बात करके चलें तो धारा प्रवाह के समय इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब मैं आंतरिक की बात कर रहा हूं, अंदर उपस्थित है। मैं यहां कह के चल रहा हूं, ये सेल है बेटा, ये एक सेल माना, इसमें ये रॉड होती है नीचे तक जो पॉजिटिव का काम करती है, कुंडी सी, ये प्लस है, ये माइनस। अब यहां क्या है? एक अपव्यय बना रहता है, विद्युत अपव्यय। कई बार हम
सेल को फोड़ करके निकाल सकते हैं, और सेल के फोड़ के निकालेंगे उसमें काला काला सा पदार्थ भरा रहता है, तो उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां गति करेंगे, माइनस से प्लस की ओर, तो इलेक्ट्रॉन्स गति करते समय विद्युत अपघट्य से टकराते हुए गति करेंगे। और जब विद्युत अपघट्य से टकराते हुए गति करेंगे तो टक्करों के कारण इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में क्या आएगी, रुकावट या बाधा उत्पन्न होगी, और इस रुकावट या बाधा को क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहेंगे बेटा, आंतरिक प्रतिरोध। तो परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सेल के अंदर उपस्थित, सेल के अंदर होना चाहिए क्योंकि आंतरिक की बात कर रहा हूं, सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के कारण, सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के कारण इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा को, सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के कारण इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बेटा सामान्यतः आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, दो हो गए। तीसरा हो रहा है टर्मिनल वोल्टता। अगला टॉपिक कौन सा आता है, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टता क्या है, ये इसमें दो टर्मिनल बने हुए हैं, एक जो नीचे होता है वो माइनस होता है, ऊपर होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो एक प्लस टर्मिनल हो गया, धनात्मक टर्मिनल हो गया, और एक कौन सा हो गया, ऋणात्मक टर्मिनल हो गया। जो वोल्टेज इन टर्मिनल्स पर प्राप्त होता है, जो वोल्टेज टर्मिनल्स पर प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता। कैसे प्राप्त करें, यदि मैं इसको कंप्लीट परिपथ में जोड़ दूं तो यहां इन टर्मिनल्स के विभव को मापने के लिए परिपथ में जोड़ देते हैं, और परिपथ में जोड़ दिया गया तो यानी यहां पर धारा प्रवाहित हो गई, धारा प्रवाहित हो गई। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो हमारे पास सेल है ये बंद परिपथ में हो गया। कैसे परिपथ में हो गया, बंद परिपथ में। जब सेल को बंद परिपथ में संयोजित कर दिया जाए अर्थात उससे धारा प्राप्त की जाए, जब सेल को कौन से परिपथ में, बंद परिपथ में संयोजित कर दिया जाए या उससे धारा प्राप्त की जाए, तो उसके विभव को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो उसके विभव को क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E हो, सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो, E, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध R हो, प्रवाहित धारा I हो, तो टर्मिनल वोल्टता B को निम्न प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अब यदि धारा प्राप्त नहीं की जा रही है तो विभव कितना है, E, और जब धारा प्राप्त की जाएगी इसमें धारा चलेगी और इसके कारण जो आंतरिक विभव आएगा वो कितना आएगा, IR आएगा। ओम के नियम से विभव बराबर V बराबर IR होता है। I की जगह पर धारा प्रवाहित हो रही है I, और प्रतिरोध कितना है, R, आंतरिक प्रतिरोध। इतने वोल्टेज का जो सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध वो क्या करेगा, कमी करेगा। किसमें से, विद्युत वाहक बल में से। तो E माइनस IR किसका मान हो जाता है, B का मान। E माइनस IR किसका मान हो जाता है, V का मान। तो इस प्रकार से तीन डेफिनेशन यहां पे आई। सबसे पहले हो रहा है विद्युत वाहक बल, क्या परिभाषा लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, जब सेल खुले परिपथ में हो। परिभाषा के तौर पर कैसे लिख सकते हैं, जब सेल कौन से परिपथ में हो, खुले परिपथ में हो, अर्थात सेल से धारा प्राप्त नहीं की जा रही हो। जब सेल खुले परिपथ में हो अर्थात सेल से धारा प्राप्त नहीं की जा रही हो, तो उसके विभव को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, कैपिटल ई से, क्योंकि ये अंग्रेजी में पूरा इसकी फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल को ईएमएफ कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा पॉइंट यहां पर होता है आंतरिक प्रतिरोध, अंदर वाला प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, अंदर वाला प्रतिरोध। अंदर किसके, सेल के, अंदर किसके, सेल के। तो क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको कि सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के कारण, सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के कारण इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा को, सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के कारण इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सामान्यतः इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, स्मॉल आर से। और तीसरे नंबर पर आती है टर्मिनल वोल्टता, जब सेल बंद परिपथ में संयोजित हो। क्या परिभाषा रहेगी, जब सेल बंद परिपथ में संयोजित हो अर्थात सेल से धारा प्राप्त
की जा रही हो। जब सेल कौन से परिपथ में हो बेटा? बंद परिपथ में हो, और बंद परिपथ में हुआ तो धारा प्राप्त की जाएगी। बंद परिपथ में हो अर्थात सेल से धारा प्राप्त की जा रही हो तो उसके विभव को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ठीक है। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और प्राप्त धारा I हो तो टर्मिनल वोल्टता V को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। V बराबर क्या लिखेंगे? E माइनस आई आर। टर्मिनल वोल्टता V रहेगी, E विद्युत वाहक बल है, I प्रवाह जो प्राप्त धारा हुआ है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है? R। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से सेल और सेल से संबंधित परिभाषाएं होती है।